समास का मतलब होता है संक्षेप करना। समास का कोई शाब्दिक अर्थ पूछे तो समास का मतलब होता है संक्षेप करना। जी गुरुजी, संक्षेप करना। तो देखिए, जैसे कोई शब्द लिखा है चक्र, समझना, ये इनसे सवाल बनते हैं, इसीलिए बताने जा रहा हूं। इन जो मैं बतियाने जा रहा हूं इन बातों से क्वेश्चन बनते हैं। देखो, सब समास का अर्थ होता है संक्षेप करना। जैसे लिखा है काठ को फोड़ता है जो, एक शब्द लिखा हुआ है। अब इस शब्द में बताइए ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द क्या है? एक गुरुजी काठ है और दूसरा फोड़ना है, यही तो है। काठ को फोड़ता है जो कह दो या काठ को फोड़ने वाला कह दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इस काठ का, अब बाकी शब्द जो इतना विस्तार था उसको संक्षेप कर दिया इसने, को है जो सब गायब। काठ को पकड़ा, इसका कठ ले लिया और फोड़ता का फोड़वा बना लिया। इस तरह शब्द तैयार हो गया कठफोड़वा। इस कठफोड़वा के बनने में दो बातें हुई हैं, उन दो बातों को समझना। दो बातें क्या हुई हैं? कंप्यूटर थोड़ा थोड़ा मिटाओ, को अच्छे से समझाया जाए। दो बातें क्या हुई हैं? पहली बात, ये जो काठ लिखा है इसको हम कह सकते हैं ये प्रथम पद है, महत्वपूर्ण प्रथम पद है। ये कौन है? ये उत्तर। उत्तर माने होता है बाद वाला। आप उत्तर कह लीजिए, आप अंतिम कह लीजिए, कोई कह लीजिए, यह उत्तर पद है। इन दोनों के मिलाने से जो तैयार होगा वो बनेगा कठफोड़वा। और ये जो कठफोड़वा है बच्चा, इसको कहा जाता है समस्त पद। क्या बोले जी? समस्त पद। प्रथम माने पहला, सम और उत्तर माने बाद का। तो पहला वाला और बाद वाला मिलने से जो कंप्लीट पद बनता है उसको समस्त पद बनते हैं। इसको प्रथम पद बोलते, इसको उत्तर पद बोलते। जो बताने जा रहा हूं इससे बनेंगे सवाल। कंप्यूटर एक ठो पन्ना दो, क्या सवाल बनेंगे बच्चा? अपने पास समास के भेद होते हैं 6 प्रकार के। पहला होता है अव्ययी भाव समास, यहीं पर पूरा समझा देंगे। अव्ययी भाव समास। दूसरा समास क्या होता है? दूसरा समास होता है तत्पुरुष समास। अच्छा, एक खेल करते हैं, जैसे कभी ऊपर समास लिख दो, दोबारा नीचे न लिखने का मन करे तो ऐसे निशान लगाते हो। अव्ययी भाव तत्पुरुष, उसके बाद क्या आता है? कर्मधारय, फिर द्विगु, फिर द्वंद्व। वर्तनी शुद्धि में याद करना, दामे वा लगेगा, फिर आधा ना लिखो, फिर दामे वा, दोनों दामे वा लगेगा। आपकी मर्जी आवे, आप ऐसे लिख दो, दामे वा लगाओ, अंकी बिंदी लगाओ, ऐसे चलेगा। दोनों सही है, दोनों सही है, द्वंद्व। और फिर उसके बाद छठे नंबर पर क्या आ जाता है? यह आ जाता है बहुव्रीहि। अब ध्यान से समझना, ये ऐसे ऐसे लिख दें। विराम चिन्हों में इसका भी नाम होता है, परीक्षा में सवाल आ चुका है। जब ऊपर की चीज ऐसी चीज रिपीट कर देते हैं तो इस सिंबल का नाम बताओ कमेंट में, हमको देखना है। कमेंट में नाम बताओ, नाम बताओ। 1 मिनट का पीछा। ये मोबाइल चला गया ना, उससे कमेंट देखते हैं, वही उसमें जान डालने गए थे। हाँ भाई, इस चिन्ह को जानते हो क्या कहते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। इस चिन्ह को, जैसे ऊपर की लिखी हुई चीज को नीचे उतारो तो इसको कहा जाता है पुनरुक्ति चिन्ह। इस सिंबल का नाम है पुनरुक्ति। पुनरुक्ति कैसे बना है? पुनः माने दोबारा, उक्ति माने कहने से। कोई बात दोबारा कही जाए तो उसी को पुनरुक्ति कहते हैं। पुनः उक्ति पुनरुक्ति बन जाता है। तो समझिए, ये 6 समास होते हैं। इन 6 समास की खासियत समझिए। ये जो अव्ययी भाव समास लिखा है, इसका पहला पद प्रधान होता है। कलर बदलेंगे, सवाल यहीं से निकलेगा डायरेक्ट। इसका प्रथम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, इनका जो अंतिम पद है, काला कर लेंगे वरना एक कलर दिखता है। अरे ठीक है, नहीं, और डार्क कलर, चमकीला डार्क, अंतिम पद।
अंतिम पद कह लो, चाहे उत्तर पद कह लो, ये प्रधान होता है। अभी समझाते हैं इस प्रधान का मतलब क्या है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद प्रधान होता है, प्रधान होता है, समझिएगा। अव्ययी भाव समास माने पहला पद प्रधान, तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु माने आखिरी पद प्रधान, द्वंद्व माने दोनों प्रधान, बहुव्रीहि माने अन्य पद प्रधान। तो बच्चा समाज के मूल समास के भेद कितने हैं गुरुजी? 6 भेद हैं। लेकिन आप बताइए इनकी बनावट के आधार पर ये कितनी बनावटों में शामिल हैं? इनकी बनावट के आधार पर ये कितने टुकड़ों में बने? गुरुजी बनावट के आधार पर जो 4 हैं, 4। तो कोई कभी पूछे कि रचना के आधार पर समास कितने होते हैं, तो चूंकि इनकी बनावट 4 प्रकार की है तो इसलिए कहेंगे रचना के आधार पर 4 समास होते हैं। और कोई पूछे वैसे जनरली पूछे समास के कितने भेद होते हैं, तो कहना समास के 6 भेद होते हैं। तो समास के भेद होते हैं 6, लेकिन जब कभी उसमें रचना या निर्माण शब्द डाल के तुमसे परिभाषा पूछे तो कहना समास के कितने भेद होंगे? 6 भेद होंगे। क्या जय बात समझ में आ गई? आ ही जानी चाहिए। तो समास के भेद कितने है? 6। और रचना के आधार पर कितने हुए? 4। अब ये गुरुजी पहला पद आखिरी पद और ये समान होने का सीन क्या है ये भी समझाओ। तो एक एक समास को समझते चले जाओ, एग्जाम्पल से समझाते चले जाएंगे। अव्ययी भाव समास जो होता है इसका पहला पद होता है अव्यय। अव्यय माने जो खर्च न हो, अव्यय माने जो खर्च ना हो, माने वे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन ना आवे, विच आर नॉट चेंजेबल। इनको अविकारी भी बोलते हैं, अव्यय भी बोलते हैं, अविकारी भी बोलते हैं। तो अव्ययी भाव का पहला पद अव्यय होता है। अव्यय माने क्या हुआ? अव्ययी भाव के 2-4 एग्जाम्पल देखना। अव्ययी भाव लिखा है, अव्ययी भाव के एग्जाम्पल देखना। लिखा है निडर, लिखा है बेखटके। अभी समझा देता है, 1 मिनट में समझाएंगे। लिखा है यथा नियम, लिखा है यावत जीवन, लिखा है आमरण। अब समझना, ध्यान से समझना कि ये जो शब्द लिखे हैं इनमें पहला पद नी, बे, यथा, यावत, आ ये जुड़ रहे हैं। अब बताओ ये उपसर्ग फॉर्मेट है, क्या इनमें कोई चेंज होगा? यथा में कोई परिवर्तन आएगा? क्या यावत में कोई परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। यानी ये अव्यय है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं। जो शुरू में शब्द जुड़े, और ये जो शुरू में अव्यय शब्द जुड़ा, इसी के जुड़ने से इस पूरे समास में अव्यय का भाव आ गया, इसीलिए इसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या गजब बात गुरुजी। अव्यय माने जिस शब्द में कोई परिवर्तन ना हो। ये जो शब्दों के टुकड़े उपसर्ग आदि होते हैं उसमें कोई चेंज होता है? नहीं होता है। ये नी या बे या यथा, हम कहें यथा का जेंडर बदलो, कुछ नहीं बदलेगा। हम कहें बे का जेंडर बदलो, नहीं बदलेगा। हम कहें आ का जेंडर बदलो, कुछ नहीं बदलेगा, ना जेंडर बदलेगा ना नंबर बदलेगा। यानी व्याकरण के आधार पर इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। और जब कोई चेंज नहीं आएगा तो ये हो गया अव्यय, और ये अव्यय जुड़ेंगे, इनके जुड़ने से ये समास बन रहा है। इसमें अव्यय का भाव आने लगा, इसलिए इसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। और इसीलिए इस समास के बनने में प्रथम पद की प्रधानता होती है, क्योंकि प्रथम पद अव्यय होता है। बुद्धि में बात गई? अब ये 3 ऐसे चुटुर पुटुर समझ लो। कारक बहुत प्रेम से पढ़ा दिया था, कारक हमने पढ़ा दिया, इसका मतलब समास तुमने पढ़ लिया। कारक हमने पढ़ा दिया, इसका मतलब समास तुमने पढ़ लिया। तत्पुरुष समास कैसे बनता है? इनके बीच से कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, माने 2 शब्दों के बीच से को गायब हो जाए। अच्छा, ने हे अरे तो गायब हो नहीं सकता, ये अइबे नहीं करेंगे 2 शब्दों के बीच में। 2 शब्दों के बीच में कौन आएगा? को आ जाए, के लिए आ जाए, से द्वारा आ जाए, में पर आ जाए। अगर तुमको लगे 2 शब्दों के बीच से तुम किसी भी सूरत में कारक चिन्ह गायब कर ले गए, तो आंख में उनके ऐसे ठप्पा मारना जो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को विभक्ति समास भी बोलते हैं, कारक समास भी बोलते हैं। अगर तुमको लगे लिखा है कठफोड़वा, काट को फोड़ने वाला, गुरुजी को आ रहा है, लगाओ तत्पुरुष समास। युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर, में आ रहा है, लगाओ तत्पुरुष समास। रथारूढ़, रथ पर आरूढ़, पर आ रहा है, लगाओ तत्पुरुष समास। को बोले कहीं वो गंगा जल, गंगा का जल, गुरुजी का भी तो कारक चिन्ह होता है, का आ रहा है, लगाओ तत्पुरुष समास। जैसे तुमको पता चले कि कारक चिन्ह में से कोई 2 शब्दों के बीच में आ रहा है, ऐसे उछलो, अब मार दिया पापड़ वाले, लगाओ तत्पुरुष समास। है कोई सरल चीज इससे?
बिल्कुल नहीं है। महा नरक मचाए हैं, रट लें रट लें रट लें, है बात समझ गए, रटना नहीं है। तो तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। अब तत्पुरुष समझ गए, कारक चिन्ह गायब हो जाएगा। कर्मधारय क्या होता है? कर्मधारय होता है अगर दो ठो विशेषण और विशेष से जुड़ जाएं और उपमेय और उपमान जुड़ जाएं। गुरुजी विशेषण विशेष से क्या होता है? जैसे लाल टोपी, लाल, अब ये ना कहो गुरुजी लाल नहीं है, हमारा रंग थोड़ा कमजोर है, हम सब एक का मेल समझते हैं, ऑरेंज हो तो मरून हो तो सब लाल है, तो हमने कहा लाल टोपी। टोपी दुनिया में तमाम है, तुमने कह दी लाल टोपी, तो लाल टोपी से क्या तात्पर्य हुआ? टोपी स्पेशल हो गई, तो लाल विशेषण है, टोपी विशेष से है। अगर दोनों आपस में जोड़ दिए जाएंगे, दोनों आपस में जोड़ दिए जाएंगे तो लाल टोपी, लाल किला, काली मिर्च, ऐसे सारे शब्द कर्मधारय में जाएंगे, क्योंकि विशेषण और विशेष्य के जुड़ने से कर्मधारय होता है। ये बात बहुत बुद्धि में जा रही, जा रही ना? हाँ गुरुजी जा रही, जा रही। मतलब लाल टोपी, काली, अगर तुमको जैसे सदगुण, तो सद माने अच्छा, गुण माने, तो सद क्या है? एडजेक्टिव, खासियत बता रहे, लगाओ कर्मधारय। सद्भावना, लगाओ कर्मधारय। दुष्कर्म, दू माने खराब, विशेषण लग रहा है, खराब विशेषण, लगाओ कर्मधारय। बदबू, लगाओ कर्मधारय, बद माने बुरा, बू माने गंध। भला मानस, एडजेक्टिव की फीलिंग दे, लगाओ कर्मधारय। वो हो गया। जैसे तुमको लगे कि वो कोई खासियत बताने वाला शब्द ओकरे पहले जुड़ा है, जैसे कोई लगे खासियत वाला शब्द जुड़ा हुआ है, तुरंत लगाओ कर्मधारय। और मां साहब उपमेय उपमान का क्या सीन है? जैसे कमल नयन कहते हो, तो कमल और नयन में कोई एक दूसरे की विशेषता तो बताते नहीं, कमल की नयन से तुलना की जाती है। तो जितना रूपक अलंकार पढ़े हो, जितना रूपक अलंकार पढ़े हो, कमल नयन, विद्याधन, चरण कमल, चंद्रमुख, चंद्रमुखी नहीं, मुखी कहने से स्त्री का भाव आता है तो बहुव्रीहि में चला जाता है। तो जब आपको लगे कि विद्याधन, लौह पुरुष, लौह पुरुष में एडजेक्टिव नहीं है, लोहे और आदमी में कंपेयर किया गया है, लोहे जैसा आदमी, ये कहा गया है, लोहा आदमी की कोई खासियत नहीं हो सकती। लौह पुरुष, ये सारे के सारे कर्मधारय समास हो जाएंगे, या तो उपमेय उपमान मिल जाए या विशेषण विशेष से जुड़ जाए। मां ठप्पा लगा तत्पुरुष, वो कर्मधारय हो गया। बात गई? हाँ चलिए अब देखें द्विगु क्या होता है। द्वि माने दो, गु माने गाय, दो गायों के जोड़े को द्विगु कहा जाता है। इसके नमोएम गिनती है, अगर शुरू में गिनती आवे और शर्त क्या है, उसके साथ समूह की फीलिंग आवे, गिनती आवे और समूह की फीलिंग आवे। जो कह रहा हूं उस बात को समझना, गिनती तो हो और समूह न हो तो द्विगु नहीं होगा। इसकी कंडीशन दो होती है, पहला शब्द गिनती बाद में समूह। द्विगु क्या है? पहला शब्द गिनती बाद में समूह। अब कहो त्रिफला, तीन फलों का समूह, कहो अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह, कहो सप्तशती, 700 का समूह, कहो चौराहा, 4 रास्तों का समूह, कहो दोपहर, 2 पहरों का समूह। मतलब गिनती शुरू में और बाद का शब्द जुड़े और तुमको लगे ये इतनी बातों का समूह है तो उसको मान लेना द्विगु। लेकिन गुरुजी दशानन, दशानन माने 10 खोपड़ियों का समूह की एक रावण, गुरुजी एक रावण, तो दशानन उसमें नहीं आएगा। गिनती भले लगी है लेकिन द्विगु नहीं माना जाएगा। काहे कि उसके समूह की फीलिंग नहीं दे रहा है, और द्विगु के माने होता है कि उसको समूह होना चाहिए। द्विगु के माने है कि उसको समूह होना चाहिए। तो दशानन में द्विगु नहीं है, चतुरानन में द्विगु नहीं है, चतुर्मुख में द्विगु नहीं है। गिनती तो है लेकिन द्विगु नहीं है, क्योंकि इनसे समूह नहीं बनता है। चतुर्मुख से ब्रह्मा जी बनते हैं, चतुरानन से ब्रह्मा जी बनते हैं, चतुर्भुज से विष्णु जी बनते हैं, दशानन से रावण बनता है, सहस्र नयन से इंद्र बनते हैं, सहस्रबाहु से वो सहस्रबाहु नाम का राक्षस बनता है। इसका मतलब गिनती कंडीशन नहीं है द्विगु की, गिनती प्लस समूह, ये डबल कंडीशन है द्विगु की। दोनों मैच करे तो द्विगु लगाना, खाली गिनती आवे समूह ना बने तो जिसका कोई नहीं उसका तो बहुव्रीहि है यारों, गाना गाएगा। हाँ, जो जो अपनी बिरादरी से बाहर भागेगा उसको बहुव्रीहि ले लेगा। जैसे यहां कर्मधारय में एक शब्द है पीतांबर। पीतांबर क्या है?
पीतांबर का मतलब पीला कपड़ा लो तो कर्मधारय है, लेकिन अगर पीतांबर का मतलब कृष्ण भगवान ले लो तो ये कर्मधारय कहेगा देखो हमारे यहाँ रहना है तो विशेषण विशेष से बन के रहना होगा, वरना निकल लो। अब पीतांबर जब अपना अर्थ कृष्ण देने लगेगा तो कर्मधारय से बाहर कर दिया जाएगा। पीला कपड़ा देगा, कर्मधारय अपना बना के रखेगा। जैसे कहेगा नहीं हम पीतांबर है, हमारा मतलब कृष्ण भगवान है, कहीं निकल लो तो निकल लो, तो कौन लेगा सहारा? बहुप्रिय समास सहारा देगा। इनमें से जो भी अपनी बिरादरी से बाहर निकाला जाएगा उन सबका एक ही आशियाना बनता है बहुव्रीहि। इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हो, कर्मधारय समास का भी कोई चला जाता है दौड़ के बहुव्रीहि में, कभी कभी द्विगु समास का कोई दौड़ा हुआ बहुव्रीहि में चला जाता है, यही कंफ्यूजन होता है। तो समझ लेना हर भटके हुए की, हर बिरादरी से निकाले की शरण स्थली बहुव्रीहि होगा, जिसका कोई नहीं उसका तो बहुव्रीहि है यारो। तो याद रखना। तो द्विगु क्या हो गया? गिनती के साथ समूह। द्वंद्व क्या हो गया? द्वंद्व माने दो पर दो टकराए, माता पिता, हानि लाभ। अब कोई आएगा प्रेम से कहेगा गुरुजी डैश लगा हो, तो ये डैश वाले ना ये यूट्यूबर्स तुमको ज्ञान दे दिए, डैश लगा हो। तो हम यहाँ लिखते हैं, तुम्हारी हिम्मत हो तुम कह दो कि इसमें द्वंद्व है। कहा है कि अगर तुम डैश पर बात करोगे, धनुर्बाण लिखा है, कोई डैश नहीं लगा, अब क्या करोगे? डैश लगा है। आएंगे बताएंगे शॉर्ट ट्रिक, नैनो सेकंड में पहचानिए समास, बताएंगे डैश देखना तो लगा देना, डैश तुम्हें खोपड़ी डैश लगा दे, डैश देखना लगा देना। ये बताओ कि दो शब्दों के जोड़ने में और, तथा, एवं अगर ये शब्द गायब होते दिखाई पड़े तो 100% द्वंद्व लगा देना। धनुर्बाण बोलो तो धनुष और बाण, कोई डैश नहीं, द्वंद्व है। चराचर बोलो, चर और अचर, द्वंद्व है। दिवारात्र, दिवस और रात्र, नो डैश, द्वंद्व है। बाकी माता पिता, हानि लाभ, भूत प्रेत, जीवन मरण, इसमें तो है ये। अब इसमें ज्ञान प्रदान करने के लिए वो संस्कृत के जो प्रयोग होते हैं द्वंद्व के, बेसिक बात नहीं बताएंगे। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, दुनियक द्वंद्व ज्ञान देंगे, लेकिन असली बात ये नहीं बताएंगे कि यदि दो शब्दों के बीच से और तथा एवं का लोप होता दिखाई पड़े तो दुनियक द्वंद्व रहेगा, वो द्वंद्व ही, भले उसमें डैश लगा हो चाहे ना लगा हो। द्वंद्व की बात समझ में आ गई। और बहुव्रीहि क्या है? जो जब दो शब्द मिले, जब दो शब्द मिले और दो शब्द मिलकर के हम रहे न हम, तुम रहे न तुम, वक्त ने किया क्या, ये गाना गाने लगे, कहीं हम ना रहे, तुम ना रहे, हम दोनों मिले कुछ और हो गए, तो बहुव्रीहि समास हो जाता है। इधर से आई वीणा, उधर से आया पाणी, पाणी माने हाथ, इधर से आई वीणा, वीणा पाणी का मतलब का वीणा हाथ लेते हो? नहीं, गुरुजी वीणा ने अपना मतलब छोड़ा, पाणी ने अपना मतलब छोड़ा, दोनों मिलके माता सरस्वती का अर्थ देने लगे। तो जब दोनों मिलकर नया अर्थ देने लगे तो बहुव्रीहि हो जाता है। अच्छा गुरुजी, बहुव्रीहि का नाम बहुव्रीहि क्यों है? क्यों है? व्रीहि माने जानते हो क्या होता है? व्रीहि माने होता है धान, और बहुव्रीहि माने बहुत धान। तो बहुत धान ले आओ तो काम कैसे करेगा धान? सबसे पहले धान की भूसी उतारनी पड़ेगी, फिर धान चावल बनेगा। तो समझना, जिस रूप में आए उस रूप में उपयोग ना किया जाए तो व्रीहि का गुण हो गया, इसीलिए इसको बहुव्रीहि कहते हैं। बुद्धिम बात जा रही है? अरे मास्टर साहब, ये भी मतलब होता है। और क्या, हिंदी में जितनी टर्म लिखी होती है सबका मतलब होता है, उस मतलब को समझ लो तो कंसेप्ट तो ऑटोमेटिक निकल आवेगा। तो ये बहुव्रीहि हो गया। अन्य अर्थ प्रधान, अन्य अर्थ प्रधान, बात समझ गए? यहां तक क्लियर है? तो आइए, अब ये 6 समास हो गए, छयो समझ गए, छयो हो गए, ठीक। चलिए अब इसके लिए, हाँ, कहीं देखिए, ये कोर्स में पढ़ा करके 3 करोड़ बना लेता। ये 3 करोड़ वाली क्लास हम आपको फ्री में दे रहे हैं, हम भी इसकी करोड़ों वैल्यू निकाले, करोड़ों वैल्यू निकाले। बिना इसको पढ़ाए सवाल बताएंगे तो हमारा मन नहीं लगेगा, इसलिए बता रहे हैं, हम मजबूर हैं बताने के लिए।